एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। सो गाइस, जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ओके, हेडिंग पढ़ के आपको आइडिया लगी होगी मैं क्या समझाने वाला हूँ आज। रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनटीपीसी और बेसिकली पावर प्लांट का अगर हम बात करें तो, है ना, एनटीपीसी इसलिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनटीपीसी एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सो दैट्स वाई ये टॉपिक लाने का जो रीज़न है वो ये है गाइस कि देखो, एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद हमारे पास जनरली ऑप्शन क्या रहता है, हमको सिर्फ दो पीएसयूज हमको हायर करता है जनरली। ओके, फर्स्ट वन इज ओएनजीसी, यू ऑल नो, और सेकंड जो है एनटीपीसी। एनटीपीसी का क्या है, वैकेंसीज जनरली 2 साल में निकलता है। ओके, और 20 to 25 नंबर ऑफ सीट्स रहता है जो कैंडिडेट्स को हायर करता है। ओके, ओएनजीसी की तरह नहीं है जैसे मतलब हर साल निकलता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है। ओके, लेकिन क्या होता है गाइज, जैसे ओएनजीसी में हमारा कांटेक्ट रहता है सीनियर के साथ कहीं ना कहीं, जैसे वहाँ पर नेचर ऑफ वर्किंग क्या है, जैसे इंटरव्यू डील कर कहीं ना कहीं लोग इंटरव्यू के साथ तो फेस करते ही हैं, सिलेक्शन नहीं होता तो उनको बेसिकली आइडिया रहता है कि हम ओएनजीसी में हम ऑयल के साथ डील करने वाले हैं। ऑयल का टेस्टिंग भी हो सकता है, ड्रिलिंग भी हो सकता है, या वट एवर इट इज़ जो भी है। ओके, लेकिन एनटीपीसी का क्या है, बहुत ही यूनिक केस है, लोगों को आइडिया नहीं है। ओके, इनफैक्ट अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक अपनी बात करूं तो जब मैंने एनटीपीसी का इंटरव्यू दिया था तो मेरे से पूछा गया था व्हाट इज़ द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनटीपीसी। टोटली अनअवेयर, मेरे को नहीं पता था। ओके, सो और मैं क्या, मेरे बैच के जितने भी लोग थे किसी को भी नहीं पता था कि एनटीपीसी में जो कि एक पावर प्लांट है उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है। सो उसी को मैं डिस्कस करने आया हूँ ताकि इनफैक्ट अभी वैकेंसीज निकला था रिसेंटली 20 में निकला है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बेस्ड था। लेकिन फ्रेशर्स के लिए क्या है, वैकेंसीज आता है 2 ईयर्स में। ओके, तो हमें प्रिपेयर रहना है कि बेसिकली इसमें पावर प्लांट में केमिस्ट्री का रोल क्या है। ओके, सो विदाउट टेकिंग मच टाइम अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया था 2016 में और अभी भी वहीं पर हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज की भाषा में बोलूँ तो क्या होता है, आपका पावर प्लांट वर्क कैसे करता है। कहीं ना कहीं हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टीम होता है। ओके, वी हैव स्टीम। ओके, स्टीम क्या करता है, ये टरबाइन पे जाता है। ओके, ऐसे लिख दो, स्टीम जाता है आपका टरबाइन पे, लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे बस समझ लो। ओके, तो टरबाइन को रोटेट करता है, यही हम पढ़ते आए अभी छोटी क्लासेस में, और हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इतनी सी बात पता है हमें पावर प्लांट की, मेरे को भी इतनी सी ही बात पता थी एनटीपीसी ज्वाइन करने से पहले, बट नाउ रियलिटी कुछ हो रहा है। ओके, देखो ये प्रोसेस देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बहुत, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगा, बट मतलब काफ़ी, हाँ, बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस होता है इससे, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। ओके, नाउ अब देखो, तो ये बेसिकली क्या है, और डेफिनेटली इंजीनियर्स मतलब हाईली एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है और मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, और उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। सो डेफिनेटली एनटीपीसी इज अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू द केमिस्ट्री पार्ट। ओके, कि केमिस्ट्री का क्या यूज है एनटीपीसी में, क्योंकि टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग। ओके, हमें पता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है। ओके, सो देखो गाइस, बड़े ध्यान से समझना, केमिस्ट्री का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, कैसे, ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, पावर प्लांट को अपना बॉडी मानो, ह्यूमन बॉडी, जस्ट लाइक पावर प्लांट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। जैसे टरबाइन है, इसको बोलते हैं हम हार्ट ऑफ पावर प्लांट। क्या बोलते हैं गाइस, हार्ट ऑफ पावर प्लांट। जो टरबाइन होता है, जस्ट लाइक माई बॉडी, जैसे अपनी बॉडी में हार्ट है, वैसे ही पावर प्लांट का जो हार्ट होता है टरबाइन है। ओके, और जो स्टीम है, स्टीम क्या है, स्टीम और वाटर जो है वो इज जस्ट लाइक ब्लड, जैसे हमारा ब्लड है। ओके, वैसे क्या है हमारे यहाँ पर, स्टीम है, जस्ट लाइक ब्लड इन आवर बॉडी। ओके, सो यहीं से शुरुआत होती है केमिस्ट्री का यूज क्या है। ओके, नाउ जो ये मेरे को स्टीम चाहिएगी टरबाइन पे डालने के लिए, तो क्या होनी चाहिए, जो मेरे को स्टीम चाहिएगा वो क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली प्योर होना चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली प्योर, है ना, बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म चाहिए स्टीम की। ओके, एंड यू नो स्टीम किससे बनेगा, डेफिनेटली स्टीम वाटर से बनेगा। तो जब आपका वाटर प्योर होगा, ओके, तभी तो स्टीम प्योर बनेगा। तो स्टीम प्योर जब बनेगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, टरबाइन के लिए उतना ही अच्छा होगा, ओवरऑल पावर प्लांट के लिए एफिशिएंसी पूरा डिपेंड करता है। सो जो मेन काम है केमिस्ट्री का गाइज वो यहीं पर है, वाटर। दिस इज द कोर एरिया, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द कोर एरिया फॉर केमिस्ट्री।
ओके, ये कोर एरिया है। अब देखो वाटर से स्टीम बनेगा कैसे भाई, जब वाटर को बॉईल करेंगे, हीट अप करेंगे। हीट कैसे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बल्क अमाउंट होता है वाटर का। ऐसा नहीं है कि आप एक कंटेनर में पानी गर्म कर रहे हो, जस्ट लाइक जो लैब में हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही बल्क अमाउंट होता है। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गाइस कोल। ओके, कोल से कंबशन होता है, कंबशन प्रोडक्ट से फिर हीट जनरेट होता है, तो वाटर को हम हीट करते हैं बॉयलर में, वो बना देता है स्टीम। ओके, सो केमिस्ट्री का एक तो एरिया हो गया आपका वाटर वाला, और दूसरा गाइस हो गया आपका कोल। ओके, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज वाटर का डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट बनाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वाटर के लिए। सो जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली टेस्टिंग वगैरह पे हम लोग रखेंगे। तो जो सेकंड दूसरा पार्ट क्या है वो क्या गाइस, आपका कोल। ओके, सो मैंने क्या बोला आपको, जो केमिस्ट्री का, वैसे तो देखो केमिस्ट्री का हर जगह यूज़ है, लाइक मेटलर्जी। डेफिनेटली मेटलर्जी जो होता है उसमें कैसे प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, मेटल जो एक्वायर करते हैं ऑक्साइड का या वटेवर जो भी है। ओके, कोरोजन, तो केमिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट है सबके अंदर, बट प्योर, बिल्कुल प्योर जिसको बोल रहा हूँ मैं, जो मतलब डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपका वाटर है और कोल है। ऑयल भी होता है, ओके, बट दीज आर द कोर एरियाज। तो पहले मैंने बोला आपको गाइज वाटर, दूसरा मैंने आपको बोला है कोल। ओके, थर्ड आप ऑयल ले लो। ओके, तो ये है, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वाटर का। आज हम वाटर का डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सट्रीमली प्योर वाटर जो है बनाते हैं स्टीम, ताकि हमारी स्टीम का प्योरिटी हो हाईएस्ट हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली प्योर हो हमारा स्टीम। और सेकंड पार्ट में हम कोल और ऑयल का डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या टेस्टिंग होता है, क्या क्या कुछ स्कोप है। ओके, सो वाटर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, आई होप ये समझ में आया आपको अभी तक। ओके, सो मैं इसको रब आउट कर देता हूँ। सो लेट मी रब दिस आउट। ओके, सो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं गाइस, वो आपका वाटर। ओके, पहला जो कोर एरिया केमिस्ट्री का वो क्या गाइस, आपका वाटर। ना वाटर के सोर्स क्या बेसिकली, या तो हम किसी डैम से लेते हैं, या कोई रिवर होता है जो रिजर्वायर है, तो मतलब कि काफ़ी बल्क अमाउंट चाहिए वाटर का, तो क्या रहता है किसी रिवर, कोई रिवर कंसीडर कर लेते हैं। ओके, लेट सपोज वाटर मेरा कहाँ से आ रहा है गाइस, मेरा रिवर से आ रहा है, पावर प्लांट के अंदर। ओके, ना देखो जो भाई रिवर में पानी क्या होता है आपका, बारिश की वजह से होता है। ओके, डेफिनेटली वी नो। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होता है ना, इम्प्योरिटीज़। ग्राउंड वाटर पता है आपको, हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो वाटर के अंदर आप, यू ऑल नो, आप हार्डनेस नाम सुनते हो, क्या समझते हो, हार्डनेस। हार्डनेस टू टाइप की होती है, आप सबको पता है। एक होता है टेम्पोरेरी, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। एक होता है टेम्पोरेरी हार्डनेस। हार्डनेस नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बेसिकली हम देख रहे हैं कि होना, आइडिया होना चाहिए कि मतलब क्या होता है। ओके, टेम्परेरी हार्डनेस हो गया, होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस। ओके, ये पता है, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, और ये जो क्लोराइड और सल्फेट। ओके, सो ओवरऑल बोलूँ, जो वाटर मेरा रिवर से आया है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा वाटर आया है रिवर से, क्योंकि भाई पानी से स्टीम बनेगा, तो उसके अंदर क्या क्या है, मेरा हार्डनेस है। ओके, तो मैं क्या ले लेता हूँ कि पानी के अंदर हमारा क्या क्या है, मैं नहीं ले लेता, मतलब होता है कैल्शियम होता है, ओके, मैग्नीशियम होता है, ओके, और उसके बाद आपके ये सोडियम होता है, राइट। एनायन में देख लो, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ओके, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। ओके, सो ये बेसिकली क्या रहते हैं, हमारे मिनरल्स रहते हैं, मिनरल्स बोलते हैं ना इनको। तो ये क्या रहते हैं, हमारे डिजोल्व सॉलिड्स रहते हैं, डिजोल्व सोल्ट्स रहते हैं हमारे वाटर के अंदर। तो अगर मेरे को वाटर को एक्सट्रीमली प्योर चाहिए तो मेरे को ये रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा एक होता है सिलिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलिका। ओके, ये टरबाइन का दुश्मन है, आप ऐसे मान के चलो। ये क्या सबसे बड़ा दुश्मन है टरबाइन का। ये टरबाइन पे जाएगा ना तो डिपॉजिट हो जाएगा, तो मतलब टरबाइन बहुत ही कॉस्टली होता है यार, है ना, अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो सिलिका बहुत ही डेंजरस है टरबाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो इसको हमें अवॉइड करना है, SiO2 सिलिका। फाइन, सो ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है वाटर से, तभी मेरे को प्योर वाटर मिलेगा। ओके, सो उसके लिए क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं मेनली। क्या होते हैं, दो प्रोसेस करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं।
ओके, रिमूव करते हैं। तो पहला होता है, देखो वेरी फर्स्ट वन इज, देखो प्लांट की बात कर रहा हूँ तो प्लांट बोलते हैं ना। जो पहला पार्ट होता है गाइस आपका पीटी प्लांट, कि क्या क्या केमिकल यूज होते हैं मैं आपको जनरली बता दूंगा। ओके, दूसरा क्या होता है आपका डीएम प्लांट। अब इनका फुल फॉर्म बताता हूँ आपको क्या होता है। पीटी प्लांट, पीटी गाइस होता है प्री ट्रीटमेंट प्लांट, प्री ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, डीएम प्लांट होता है गाइस डी मिनरलाइजिंग प्लांट, डी मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन प्लांट। ओके, एज इट्स नेम इंडिकेट, डीमिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स को निकालना। ओके, और प्री ट्रीटमेंट में क्या, उसका पहला ट्रीटमेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, वाटर जो हमारा आता है किसी भी सोर्स से जो आता है वो पहले पीटी प्लांट में जाता है, फिर वो जाता है डीएम प्लांट में। ओके, प्रोसेस को समझो। पहले तो क्या है, यहाँ से जो पानी आता है इसको बोलते हैं रॉ वाटर। क्या बोलते हैं गाइस, रो वाटर। ओके, रो वाटर जाता है पहले पीटी प्लांट में। ओके, पीटी प्लांट से फिर वो जाता है डीएम प्लांट में, और डीएम प्लांट के बाद जाता है वो यूनिट में, या बोलो आप बॉयलर में। तो बॉयलर में आपको पता है कि फिर पानी से आपका स्टीम का प्रोडक्शन होगा। ओके, सो ये प्रोसेस होता है। ओके, सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का क्या रोल है, कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पीटी प्लांट से। आई होप ये समझ में आया आपको। देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझो कि जो आपका वाटर था वो इम्प्योर फॉर्म थी। इम्प्योर फॉर्म लाइक उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सिलिका, मिट्टी, इसको आप बोलते हो मिट्टी। ओके, कोलोइडल फॉर्म रहता है, रिएक्टिव फॉर्म रहता है। फाइन, सो मेरे को ये क्या करना है, सब कुछ रिमूव करना है। तो उसके लिए हम पहले तो करते हैं प्री ट्रीटमेंट, फिर करते हैं फाइनल ट्रीटमेंट। आप ऐसे बोलो ये प्री ट्रीटमेंट है, ये फाइनल ट्रीटमेंट है। तो जो प्लांट रहता है उसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन प्लांट, मतलब वहाँ पर क्या करेंगे, मिनरल्स को निकालना है। ओके, सो हम पहले पीटी प्लांट की बात करते हैं। अच्छा, ये देख लो पहले कि इनको रिमूव क्यों करना है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनको रिमूव क्यों करना है। भाई रिमूव इसलिए करना है गाइस, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारी जो पानी है स्टीम वो ट्यूब्स में जाता है ना, मोटा मोटा ट्यूब होता है, तो उनमें से फ्लो करता है, तो इनको रैप्चर कर सकता है। कैसे, लाइक क्लोराइड बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग एजेंट होता है, रैप्चर कर सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल बन जाता है, आपने देखा हो घरों में, जैसे विंटर्स में हम पानी गर्म करते हैं, जो इमर्शन रोड रहती है, तो अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है तो एक वाइट कलर का जो मटेरियल है वो डिपॉजिट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड स्केलिंग। टेक्निकली लैंग्वेज में उसको बोलो स्केलिंग बोलते हैं। ओके, सोडियम लीचिंग होता है ना, सिलिका मैंने बताया आपको टर्बाइन का दुश्मन है। तो ये सारे रीजंस हैं कि क्या होना चाहिए वो हमारा, हमको इनको क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्री ट्रीटमेंट प्लांट से। ये प्री ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है। ओके, आई होप ये समझ में आया। मैं इसको रब कर देता हूँ, 1 2 3, चलो देखो हेडिंग डालो पीटी प्लांट। देखो मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। ओके, अभी ऐसा नहीं है कि मैं इनकी केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, मतलब आपको बताऊंगा, जनरली आइडिया दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप मैकेनिज्म, तो वो तो मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक, अगर मैकेनिज्म डिस्कस करने लगेंगे। सो इफ नीड, अगर जरूरत पड़ता है तो हम उसको करेंगे। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द कमेंट्स एंड रिस्पॉन्स। इफ मतलब अगर किसी को जानना हो तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, हम उस पर बना देंगे वीडियो, देयर इज नो इशू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पीटी प्लांट से गाइस। पहला क्या है, पीटी प्लांट, प्री ट्रीटमेंट प्लांट है ना। देखो भाई, इसमें फर्दर कैटेगरीज है, कई पोर्शंस है कि वाटर के एक नंबर ऑफ प्रोसेस के थ्रू जाता है हमारा डीएम प्लांट में। ओके, पहले प्री ट्रीटमेंट। तो क्या होता है गाइस, जो पानी आता है, पहले जो पानी आता है उसको बोलते हैं हम रो वाटर, मतलब इम्प्योर फॉर्म है ना। मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या मेरा इम्प्योर फॉर्म है वाटर की, है ना। तो सबसे पहले गाइस पीटी प्लांट में इसमें हम डोज करते हैं। ओके, ये मैं एरो दिखा रहा हूँ कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ओके, और ये मैं दिखाऊंगा डोजिंग ब्लू से कि हम क्या क्या डोज कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हम केमिकल डालते हैं गाइस वो बोलते हैं हम डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। ओके, डिसइंफेक्टेंट मतलब जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लाइक बैक्टीरिया है और वायरसेस है, एमीबा है, प्रोटोजोआ है, ओके, वेंजुलिनेला है, तो इन सब बैक्टीरिया वगैरह को हमको मारना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। ओके, डिसइंफेक्टेंट में हम क्या क्या यूज करते हैं गाइस, क्लोरीन यूज कर सकते हैं। ओके,
या फिर हम यूज़ करते हैं ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड। भाई ये ट्रेंडिंग है, पहले बता रहा हूँ, ये ट्रेंडिंग है ना, ये क्या है, ट्रेंडिंग है, ट्रेंड में है। ओके, उसका रीज़न बताऊंगा ये ट्रेंडिंग क्यों है। ओके, इसके अलावा ब्लीचिंग यूज़ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन ब्लीचिंग क्या है ना, ब्लीचिंग ये सॉलिड फॉर्म में आता है ना, तो मतलब इसको पहले घोलो फिर डालो, उतना इफेक्टिव भी नहीं है। तो इसलिए ब्लीचिंग क्या है, जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन छोटे कामों के लिए, ऐसा नहीं है पूरे प्लांट के लिए। मतलब कोई छोटा मोटा काम है जैसे ड्रिंकिंग में डालना है, तो उसके लिए ब्लीचिंग यूज़ करते हैं। कैल्शियम सिक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आया। ओके, ब्लीचिंग हो गया आपका। क्लोरीन, ये जो क्लोरीन होती है गाइस, ये गैस की फॉर्म में आती है। ओके, क्लोरीन गैस होती है, वी नो। ओके, तो सबसे पहला जो हम केमिकल डालेंगे केमिस्ट्री के पार्ट से, वो क्या डालेंगे, क्लोरीन गैस। ओके, जो क्या करेगी, डिसइंफेक्टेंट। भाई केमिस्ट्री तो डेफिनेटली इसकी पूरी प्रोसेस है कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, तो उसके लिए तो अलग ही लेक्चर बनाना पड़ेगा इफ़ नीड, अगर जरूरत पड़ा तो क्लोरीन गैस जो आती है गाइस, जो आती है टनर के अंदर, है ना, टनर में आती है, जो अप्रोक्सीमेटली 900 kg का होता है। ओके, 900 kg का होता है, तो उसके अंदर क्लोरीन गैस आती है। तो उसको डोज करते हैं तो क्या होता है, वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ओके, लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक है, इसके साथ ड्रॉबैक ही है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है ना, मतलब डेंजरस है। डेंजरस इन द सेंस कि इसका जो स्मेल है, अगर इसको इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा आप इनहल कर लोगे इसको, तो क्या करेगा आपका पुल्मोनरी एडेमा जिसको बोलते हैं ना, फेफड़ों के अंदर बेसिकली तो पानी भर जाता है। तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ये ट्रेंडिंग भाई इसलिए है क्योंकि इसका साइट पे प्रोडक्शन करना पड़ता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, इसको साइट पे बनाओ और वहीं पर डाल दो, अगर कुछ दिक्कत होता है प्लांट को बंद कर दो। तो ये इसलिए ट्रेंडिंग है और अभी आ रहा है, ना, मतलब फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, तो यही आने वाला है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में हमारा वाटर आ रहा है। ओके, उसके बाद हम डालते हैं नंबर 2, उसमें हम गाइस डालते हैं एलम। क्या डालते हैं, एलम। एलम क्या होता है ना, एलम पता है आपको, फेरिक एलम होता है, पोटाश एलम होता है। जनरली हम एलम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं गाइस, एलम। एलम आपको पता है कौन कौन सा होता है, फेरिक एलम होता है, ओके, पोटाश एलम होता है, ओके। ना इसका एक सब्स्टिट्यूट भी यूज करते हैं, PAC, वो भी ट्रेंडिंग आजकल, PAC। ये क्या गाइस आपका, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो पहला केमिकल क्या डाला हमने, डिसइंफेक्टेंट। दूसरा क्या डाल रहे हैं हम, एलम। ओके, नाउ अब एलम का फंक्शन देखो भाई क्या होता है। फिटकरी का नाम तो सबने सुना होगा कि जो घरों में पानी आता है उसमें बोलते हैं कि ये फिटकरी डालते हैं। ओके, तो ये फिटकरी है, थोड़ी बड़ी फॉर्म में, लार्ज अमाउंट पे डालते हैं। ये बेसिकली पीस आते हैं इसके, है ना, ऐसे 20 kg के अप्रोक्सीमेट होता है एक पीस इसका। ओके, तो ये क्या किस लिए यूज करते हैं इसका, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोआगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन मतलब सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो जाके, सरफेस केमिस्ट्री। अगर जरूरत पड़ा तो हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हो कोआगुलेशन कहीं ना कहीं, कि जो कैसे सेडिमेंटेशन के थ्रू ये सिलिका जिसको बोला है मैंने, कोलोइडल सिलिका को रिमूव करता है। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं गाइस, एलम डालते हैं। ओके, एलम या फिर PAC। तो दूसरा केमिकल क्या डाला हमने, एलम डाला। पहला क्या डाला, क्लोरीन, किस लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए। ये डाला कोआगुलेशन के लिए। ओके, तो इसके बाद जाता है वाटर। पहले ये डाला, है ना, फिर ये डालेंगे पानी के अंदर, है ना, ये पानी जा रहा है ना, ऐसे ही। ओके, फिर कुछ प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली प्रोसेस ये होती है कि कुछ सेटलमेंट का टाइम देते हैं ताकि एलम जहाँ पर डोज होगा, है ना, उसको एक बड़ा सा वो रहता है। हाँ, इसको बोलते हैं हम गाइस क्लैरिफायर भी बोल देते हैं इसको, और क्लैरिफ्लोक्यूलेटर भी बोलते हैं इसको, क्लैरिफ्लोक्यूलेटर। ओके, एलम डोज करने के बाद इसको इसमें जाने देते हैं। बहुत बड़ा होता है ना, इसका कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर क्यूब पर आवर होता है। यू कैन इमेजिन कितना ह्यूज कैपेसिटी है, 3000 मीटर क्यूब पर आवर इतना होता है, मतलब इतना मैक्सिमम बताया मैंने आपको। ये वैसे 1800 2000 ऐसे चलते हैं। तो क्या करता है, पानी में जो मिट्टी है उसको सेटलमेंट होने के लिए इसमें जाता है। इसके बाद जाता है वाटर आपका DM प्लांट में। कहाँ जाता है, DM प्लांट में, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। ओके, तो
याद रखने वाली बात क्या है कि आपको दो केमिकल बेसिकली यूज़ करते हैं। एक तो हो गया डिसइंफेक्टेंट जिसमें हम क्लोरीन यूज़ करते हैं ClO2, और ब्लीचिंग स्मॉल स्केल पे यूज़ करते हैं। ये ट्रेंडिंग है, दोबारा बोल रहा हूँ, है ना। अब देखो इसको, उसके बाद आता है वो कहाँ पर आपका क्लैरिफायर से पहले इसमें डोज करते हैं एलम या PAC। एलम मतलब क्या, जो कोआगुलेशन के काम करता है। ओके, देखा होगा आपने कि कैसे एल्यूमिनियम +3, अगर फेरिक एलम ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें एल्यूमिनियम +3 होगा। ओके, डिटेल तो देखो मैं डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना अभी। हमें क्या करना है, अभी एक लेआउट देखना है। इफ नीड, अगर जरूरत पड़ता है तो डेफिनेटली हम उसको भी बनाएंगे। तो उसके बाद उसको सेटलमेंट के लिए टाइम मिलता है, तो उसके बाद फाइनली जो वाटर है हमारा कहाँ पर जाता है, DM प्लांट में जाता है। ओके ना, कई बार क्या होता है यहाँ पर एलम का नेचर कैसा होता है भाई, आपको पता होगा डेफिनेटली। आप एसिडिक नेचर होता है गाइस इसका। कैसा नेचर होता है, एसिडिक। तो पानी को क्या कर देता है, ये एसिडिक कर देता है। तो हमें उसकी pH को बढ़ाने के लिए हम कई बार क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। ये किस लिए डालते हैं, pH को इंक्रीज करने के लिए। ओके, क्या डालते हैं, pH को इंक्रीज करने के लिए डालते हैं। एंड जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या है, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग मतलब ये है कि जो रॉ वाटर आ रहा है उसमें कंसंट्रेशन आयन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। कुछ प्रोसेसेस होते हैं, लाइक कूलिंग टावर एक होता है सिस्टम यहाँ पर, उसमें पानी क्या रिसर्कुलेट होता रहता है बार बार वही पानी। तो उसमें क्या होता है, आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उन आयंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं गाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो बेसिकली आपने देख लिया कि क्या क्या केमिकल हम लोग डाल रहे हैं, एलम या PAC डाल रहे हैं। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, और ये डिसइंफेक्टेंट के लिए डाल रहे हैं, है ना। नाउ कम टू द DM प्लांट। अब आते हैं DM प्लांट पे कि DM प्लांट में क्या क्या होता है। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। ले लो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो PT प्लांट के जो आगे का प्रोसेस है, जो सेकंड पार्ट है मैंने आपको बताया था, दैट इज DM प्लांट। ओके, DM प्लांट, DM मींस डीमिनरलाइजेशन प्लांट। ओके, डीमिनरलाइजेशन प्लांट। ओके, नाउ देखो PT प्लांट का हो गया प्रोसेस। अब आते हैं DM प्लांट पे, है ना। DM प्लांट में क्या होता है, DM प्लांट में आपका लेट्स सपोज कि ये जो वाटर आ रहा है आपका, वो कहाँ से आ रहा है, PT प्लांट से आ रहा है ना। मैं इसको ऐसे ब्लैक वन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि जो PT प्लांट से वाटर आया है, लाइक दिस, इसमें आ रहा है, ये आ रहा है आपका PT प्लांट से। ओके, प्री ट्रीटमेंट प्लांट से। ओके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ लाइक दिस। देखो DM प्लांट में क्या होता है, बेसिकली ये वेसल्स रहते हैं, बहुत ही बड़ा वेसल रहता है। यू कैन इमेजिन कि जैसे जितना बड़ा रूम है आपका, इसमें बैठे हो तो इससे भी बड़ा वेसल होता है। ओके, सो ये वेसल क्या रहते हैं आपके, सीरीज में रहते हैं ना। सीरीज में कैसे रहते हैं, पहले यहाँ पर आता है, इसके बाद इसमें जाता है, फिर इसमें जाता है, फिर इसमें, फिर ऐसे, फाइनली इसके बाद हमारा DM वाटर जो अल्ट्रा प्योर वाटर है वो बाहर निकलता है। ओके, सो देखो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनका फंक्शन क्या क्या है, और ये कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं ACF से। ACF मीन्स होता है गाइस आपका एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ओके, इसमें क्या रहता है आपका, कार्बन रहता है, एक्टिवेटेड कार्बन। सी जो कार्बन है इसमें क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। इसमें एडजॉर्प्शन होता है, क्यों, जो PT प्लांट से हमारा वाटर आ रहा है, मैंने बताया था हम उसमें क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। ओके, और एलम डालते हैं सिलिका को रिमूव करने के लिए। तो देखो क्या होता है, एलम पूरा तो सिलिका तो रिमूव नहीं कर पाता। ओके, सब कुछ रह जाता, कुछ अमाउंट तक जो टर्बिडिटी देता है उसको, है ना, टर्बिडिटी। तो ये इसका ACF का फंक्शन क्या है बेसिकली गाइस, ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्लोरीन जो होती है हमारी वो नील हो जाती है इसके आउटलेट में। यहाँ पर जो क्लोरीन है गाइस वो आपकी 0 ppm हो जाती है। ओके, और ये क्या करता है, आपका टर्बिडिटी को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है, टर्बिडिटी, जो नियरली वैसे तो लेस देन 1 रहता है। ओके, हम कंसीडर करते हैं इसको लेस देन 0.5 NTU। ओके, 0 आ जाता है वैसे जनरली केसेस में, क्या रहता है, टर्बिडिटी 0 आ जाता है ना। होना भी 0 चाहिए एक्चुअल में, बट ऐसा डिपेंड करते हुए रॉ वाटर जो आपका
उसके जो पैरामीटर्स है वो रिलेटिव है, वो वेरी करते रहते हैं। लाइक रेनी सीजन में बढ़ जाता है टर्बिडिटी जो है, और नॉन रेनी सीजन है विंटर्स में वो कम हो जाता है। तो इसको हम जीरो मान के चलो ना, लेस देन जीरो, जीरो तो क्या जीरो ही मान लो इसको, ये लो 0 इसके आउटलेट में, है ना। तो यहाँ से वाटर फिर जाता है आपका SAC में, है ना। कहाँ जाता है? SAC में। SAC मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटायन। SAC क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटायन। देखो कई जगह पर WAC भी होता है, इससे पहले एक और चीज होती है WAC, उसको बोलते हैं अपन वीक एसिडिक कैटायन। लाइक मैंने यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, ओके, क्योंकि वो डिपेंड करता है पैरामीटर्स पे। अगर आपका हार्डनेस ज़्यादा नहीं है, TDS बहुत कम है, ओके, तो इसको नहीं यूज़ करते, हम इसको यूज़ करते हैं। अगर TDS बहुत ज़्यादा है तो हम WAC और इसको SAC दोनों को यूज़ करते हैं, ओके, सीरीज में। लेकिन हम इसको क्या करते हैं जनरली, जो मैंने देखा है अभी तक एक्सपीरियंस में, WAC को जनरली हम नहीं लेते हैं कई केसेस में, ओके। इट्स डिपेंड अपॉन द रॉ वाटर क्वालिटी। सो SAC की बात करूँगा गाइज, मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके, क्योंकि अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आई एम सेइंग ओवर एंड अगेन, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ताकि आपको एक मतलब आइडिया हो जाए कि बेसिक यूज़ क्या है केमिस्ट्री का, है ना। अगर डिटेल में होगा तो डेफिनेटली इफ नीड हम जरूर बनाएंगे उस पर वीडियो, ओके। तो SAC में क्या होता है गाइज, आपका रेजिन होता है, इसके अंदर, इस वेसल के अंदर भरा रहता है रेजिन। वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिन। रेजिन आप पढ़ के आए हो, लेबोरेटरी में आप प्रैक्टिस करते हो, लाइक कोलम क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी होगी, है ना। कोलम क्रोमेटोग्राफी, ऐसा कोलम रहता है ना, ब्यूरेट जैसा रहता है, ओके, इसको बोलते हैं अपन कोलम, है ना। तो रेजिन कोलम के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है ड्यूरिंग योर MSc पीरियड, ओके, तो उसमें क्या रहता है, ऐसे रहता है, रेजिन रहता है, ये बीड्स रहते हैं रेजिन के। क्या बोलते हैं गाइस इनको? रेजिन बीड, है ना, रेजिन का रेजिन बीड्स रहते हैं, ओके। सो ये कोलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं गाइस, है ना, कोलम क्रोमेटोग्राफी। उसी पे फंक्शन करता है SAC भी, WBA, SBA, MB। ACF के बाद जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसको छोड़ दो, SAC, WBA, SBA, MB, इन सब में कोलम क्रोमेटोग्राफी होती है, ओके। कोलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है। कोलम तो यहाँ पर मीन्स जो आपका ब्यूरेट रहता है, इसलिए कोलम को रिप्लेस, कोलम जो होता है ब्यूरेट से थोड़ा सा वाइड रहता है, चौड़ा रहता है, तो इसलिए हमको कोलम क्रोमेटोग्राफी बोल देते हैं। लेकिन जो इसमें क्रोमेटोग्राफी यूज होती है उसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। भाई अल्टीमेट मोटो क्या है? अल्टीमेट मोटो तो हमारा यही है ना, हमको ये रिमूव करना है, लाइक हमको कैल्शियम रिमूव करना है, हमको मैग्नीशियम रिमूव करना है, सोडियम रिमूव करना है, क्लोराइड हो गया आपका, है ना, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सिलिका हो गया, ये सब हमको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे होंगे? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो इसके अंदर 1 2 3 4 चारों के अंदर क्या होता है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ओके। देखो वर्क कैसे करता है, इसमें गाइस रहता है रेजिन, रेजिन के बीड रहते हैं ना। रेजिन आप सपोज करो ऐसे एक बीड रहता है, बहुत छोटा होता है ना, मीन्स बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है ये, लेकिन मैं इसका थोड़ा लार्ज स्केल पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से, है ना। अगर मैं कैटायन की बात कर रहा हूँ, ये क्या? स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटायन। इसमें क्या रहता है गाइस? रेजिन रहता है, लाइक दिस, ये कोई रेजिन रहता है R, है ना, ये बैकबोन है, और उसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं गाइस हम, RCO नेगेटिव H पॉजिटिव, ओके। ये तो होता है वीक के केस में, है ना। ये किसके केस में होता है? वीक के केस में। और स्ट्रॉन्ग के केस में हम डालते हैं RSO3 नेगेटिव H पॉजिटिव। ये किस में डालते हैं गाइस? ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग के केस में। SAC मतलब जिसको बोल लो आप, है ना, ये SAC के अंदर होता है, ये WAC के अंदर होता है, ओके। एसिडिक, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट SAC तो हम इसको हटा सकते हैं, ओके। तो आप इसको नोट डाउन करो जल्दी से। देखो इसकी बात करते हैं, एक बीड रहता है रेजिन का, उसके अंदर क्या रहता है? RSO3 नेगेटिव H पॉजिटिव। आप ये मत समझो कि एक यूनिट है, इसमें बहुत नंबर ऑफ यूनिट्स रहती है। ये इसके आउटर पेरिफेरी पे रहते हैं, ओके। और जो ये रेजिन रहता है बहुत ही ज़्यादा पोरस होता है, जो वाटर इसके अंदर पेनिट्रेट करता है और फिर बाहर निकलता है। सो यू कैन इमेजिन ये बहुत ही पोरस रहता है और बहुत ही स्मॉल रहता है, ओके।
रेजिन किससे बना होता है? तो दिस इज अनदर क्वेश्चन। रेजिन बनता है गाइस आपका पॉलीस्टाइरिन प्लस डीवीबी, डाइविनाइल बेंजीन, इससे बनता है। पॉलीस्टाइरिन प्लस डीवीबी से। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, मैं इसको रब आउट कर देता हूँ। ओके, सो नोट डाउन कर लो आप इसको इतना, है ना। सो नोट डाउन करो। ओके, सो लेट मी रब दिस आउट, इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपने नोट किया होगा। देखो भाई, ये होता है ना, ये फॉर्म है पॉलीस्टाइरिन, यू नो वेरी वेल। ये होता है आपका पॉलीस्टाइरिन, है ना। इसका डीवीबी डाइविनाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं अपन, दैट्स डीवीबी यूर। ओके, तो इन दोनों का जो रिएक्शन होता है, रिएक्ट करने के बाद जो मिलता है दैट्स कॉल्ड रेजिन। ओके, रेजिन मिलने के बाद उसमें फंक्शन ग्रुप लगाते हैं, ट्रीट करवाते हैं उसको, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ये क्या करता है गाइस, डीवीबी जो है ये बैकबोन है रेजिन की। ये क्या आपकी नहीं, मतलब सॉरी, रेजिन की बैकबोन है। ये रेजिन का क्या है, बैकबोन ऑफ रेजिन। ये रेजिन को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है ना, हार्ड होता है और उसका स्टेबल बना के रखता है उसको। थर्मल स्ट्रेस है, जो भी पैरामीटर्स है उसके, लाइक उसके ब्रेकिंग को बचाता है, ताकि पानी जब आएगा रेजिन ब्रेक ना हो, स्मॉल उसमें पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है ना। सो ये डीवीबी क्या करता है, उसको सस्टेन करके रखता है रेजिन को। ओके, सो ये हो गया। रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन देखो क्या होता है, क्या है इसके अंदर, एसएसी के अंदर। ओके, सो लेट ये आपने नोट किया होगा, है ना। इसको रब कर देते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसएसी की। देखो एसएसी पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एसएसी समझ गए ना, तो ये 1 2 3 इनको समझाना कुछ भी नहीं, क्योंकि सब में क्या रेजिन होगा, खाली फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो दैट्स वाई मेरा जो मेन फोकस है वो रेजिन पे इसलिए मैं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ताकि अगले वाले जो केसेज है वो आसान हो जाए। ओके, सो देखो भाई, रेजिन आपका वेसल के अंदर क्या आपका रेजिन है इस फॉर्म में, RSO3 नेगेटिव H पॉजिटिव। ओके, और जो वाटर आया है ACF के बाद, उसके अंदर क्या क्या गाइस, उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वाले। ओके, ना अब देखो, लेट्स सपोज ये कैल्शियम को रिमूव कैसे करेगा। मान लो पानी के अंदर क्या आपका कैल्शियम 2+ है। ओके, तो इसका क्या करेगा, पानी के अंदर ये इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे RSO3 नेगेटिव H पॉजिटिव कैल्शियम के 1 मोल के साथ, और रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका RSO3 नेगेटिव कैल्शियम 2+2H+। क्यों? क्योंकि भाई कैल्शियम पे +2 चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू H+। व्हाट आई एम सेइंग, कैल्शियम आयन का जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि उस पे चार्ज क्या +2 है। ओके, सो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो एफिनिटी है टुवर्ड कैल्शियम 2+ का जो एफिनिटी है इस एनायन की टुवर्ड, वो क्या हायर एज कंपेरिजन टू H+। तो H+ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो बाहर निकल जाएगा H+। इन द सेम वे सोडियम कैसे रिमूव होगा, ऐसे हो रिमूव होगा। देखो RSO3 नेगेटिव H पॉजिटिव Na+ के साथ रिएक्ट करेगा। ये जितनी भी रिएक्शन है ना रिवर्सिबल है। आप ये बात ध्यान रख के चलना कि जितनी भी रिएक्शन है वो कैसी हैं, रिवर्सिबल है। तो सोडियम यहाँ पर एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और H+ रिमूव हो जाएगा। ओके, सो सारे कैटायन इन द सेम वे रिमूव हो जाएंगे, लाइक कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, और जितना भी है मैग्नीज है जो भी है वो इस प्रोसेस में रिमूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया इसके थ्रू, देखो ACF ने क्या किया, टर्बिडिटी को रिमूव कर दिया, टर्बिडिटी को 0 कर दिया, और क्लोरीन जो इसके आउटलेट में थी क्लोरीन को भी 0 कर दिया। इसने क्या किया, सारे कैटायन को रिमूव कर दिया। ये दोनों एनायन को रिमूव कर देंगे। अभी देखेंगे कैसे रिमूव करेगा। ये CO2 को रिमूव करता है। ओके, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। रेजिन वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है। देखो ब्रीफ में बताने के लिए इतना काफ़ी है रेजिन। अगर नीड पड़ता है तो डेफिनेटली रेजिन भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विल डिस्कस, डिपेंड करेगा। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। हो गया? ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो 2 पढ़ चुके हैं हम DM प्लांट में, 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं। लाइक हम SAC पढ़ लिया है ना, SAC मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटायन। डिगैसर का सिंपल लिख लो, ये कुछ नहीं है, मैकेनिकल वे से, इसमें कुछ केमिकल नहीं होता है डिगैसर में, ये CO2 को रिमूव करने का काम आता है ना। ये क्या करता है,
इसका यूज क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिमूव डिजोल्व CO2 है ना, पानी के अंदर जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कुछ नहीं करते हैं, देखो जो पानी आता है ना इसमें से, पहले पीटी प्लांट से पानी यहाँ पर आया ACF में, ACF के बाद गया SAC में, SAC के बाद जाता है डिगैसर में। तो डिगैसर में जो पानी ऊपर से जाता है ना, ऐसे ऊपर से डालते हैं, ब्लोअर होता है, पंप होता है, तो पानी ऊपर से गिरता है, ओके, स्प्रिंकल फॉर्म में, नीचे से एयर डालते हैं तो CO2 को एयर लेके चला जाता है, ओके। मैकेनिकल जिसको बोलते हैं मैकेनिकल डीरेशन होता है इसके अंदर, तो CO2 को रिमूव करता है, ओके। ये तो मैकेनिकल है, इसमें कुछ केमिकल होता नहीं है। नाउ कम टू द WBA मतलब वीक बेस एनायन, ओके। SBA भी साथ में पढ़ेंगे, SBA मतलब स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, ओके। देखो भाई, पहले पानी आया था, ऐसे ऐसे जा करके गया, तो उसने क्या कर दिया, कैटायन तो सारे इसने रिमूव कर दिए, है ना, कैटायन इसने रिमूव कर दिए, उसके बदले में उसने क्या दिया, H+ दिया, तो उसने H+ दिया सॉल्यूशन, और एनायन एज इट इज है। तो इसके अंदर जो वाटर आएगा उसके अंदर गाइस क्या है हमारा, उसके अंदर हमारे एनायन है सारे, लाइक क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सिलिका है, और H+ है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि H+ कहाँ से आए हैं, इससे आए हैं H+, है ना। इसने कैटायन को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बदले में उसके क्या दिया, उसने H+ को रिलीज किया है, ओके। सो इन द सेम वे अब हमारे पास क्या बच गया, एनायन बच गया और H+। अब एनायन को ये रिमूव करेंगे, ओके। क्या हो रहा है, अभी पानी इसके अंदर आएगा, यहाँ से CO2 रिमूव होने के बाद, तो इस पे क्या रहता है गाइस, इस पे रहता है आपका फंक्शनल ग्रुप, क्या रहता है इसका, RNCH3, ऐसे R रहता है ये, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर केस लेके चल रहा हूँ, CH3, ओके, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ओके। ये रीजन हो गया आपका, रीजन के ऊपर जो फंक्शन ग्रुप रहता है, ओके। सेकेंडरी टर्सरी एमाइन रहते हैं। अब देखो क्या होगा भाई, जब एनायन आएगा क्लोराइड, तो क्लोराइड यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बदले में क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। देखो कैसे, इस पूरे को ना गाइस मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बल्कि स्ट्रक्चर हो जा रहा है, ओके। लाइक मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, RN पॉजिटिव, है ना, OH नेगेटिव, ओके। हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, और एक हो गया ना, तो इसके 4 बना ले, तो 3 लगा दो, R3, ओके। देखो मान लो क्लोराइड आया हमारा, वाटर के अंदर क्लोराइड था, तो क्लोराइड क्या करेगा, इसे रिप्लेस कर जाएगा, ओके, OH नेगेटिव से। तो क्या मिलेगा हमको, R3NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस हाइड्रोक्साइड। तो इसने बदले में क्या दे दिया, हाइड्रोक्साइड दे दिया, क्लोराइड को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इन द सेम वे जैसे उसने क्लोराइड को किया है, ऐसे ही सल्फेट को करेगा, ऐसे आपका कार्बोनेट को करेगा, है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, वाटर के अंदर क्या बच जाएगा खाली, क्योंकि जितने भी एनायन है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन। अब वाटर के अंदर क्या मिलेगा, क्योंकि ये रिमूव करने के बाद हाइड्रोक्साइड मिलेगा, तो वाटर जब जाएगा इसके अंदर SBA के अंदर, तो उसके अंदर क्या बचेगा, उसके अंदर हमारा H+ होगा, OH नेगेटिव होगा और सिलिका। और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही डेंजरस है पावर प्लांट के लिए, टरबाइन के रिस्पेक्टिव में, ओके। टरबाइन के रिस्पेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपोजिशन करता है, इरोजन करता है टरबाइन पे, सो दैट्स वाई हमें इसको रिमूव करना है, तो वो काम करता है SBA, है ना। देखो बात समझने वाली क्या है कि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, लेकिन ये किस में रहता है, ये टर्शरी फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, ये ऐसे रहता है, ये RNH4+ OH नेगेटिव, रेजिन के ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप रहता है, ओके। क्वाटरनरी एमाइन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी एमाइन, क्या बोलते हैं गाइस, क्वाटरनरी एमाइन, ओके। अब सिलिक ये क्या करता है भाई, देखो ये अगर इस पे आयन होता, अगर इस पे कोई चार्ज होता तो उसको रिमूव कर देता है नेगेटिव, लेकिन ये तो न्यूट्रल है, इसको कैसे रिमूव करेगा। तो पहले इसको ये एनायन में कन्वर्ट करता है, और एनायन में कन्वर्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बदले में हमको क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड मिलता है, OH नेगेटिव प्लस सिलिका, ओके। SiO2 नेगेटिव में इसको कन्वर्ट कर देता है ये, तो हमको क्या मिलता है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस इसको, सिलिका यहाँ पर रह जाता है ना,
इसको ऐसे 2 से रिप्रेजेंट कर दो, इस पूरे पे 2 नेगेटिव रहता है प्लस 2OH नेगेटिव। नाउ लुक एट इट, सारा कैटायन रिमूव कर दिया इसने, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा 100% रिमूव हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, ओके, एक्सेप्ट गॉड, भगवान को छोड़ के कोई भी चीज़ 100% नहीं है। सो क्या है कि एसएससी ने 99.99% कैटायन को रिमूव कर दिया, इसने गैस को CO2 को रिमूव कर दिया, इन्होंने एनायन को रिमूव कर दिया दोनों ने, इसने सिलिका को कर दिया, इसने जो कॉमन एनायंस लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट उनको कर दिया। तो अब वाटर के अंदर बचा क्या, यहाँ से H+ आए थे, यहाँ से OH नेगेटिव आए, तो H+ और OH नेगेटिव क्या है, तो वाटर ही तो हुआ। तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मिला मेरे को वो क्या मिलेगा गाइस, वो मेरे को मिलेगा H+ और OH नेगेटिव। और देखो उसके बाद जाता है MB में, MB होता है मिक्स बेड, ओके। सो आई होप ये आपने नोट डाउन किया, अगर नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब आउट कर देता हूँ, ओके। सो 1 2 3, ओके, सो लेट मी रब दिस आउट। हम इसका एक टेबुलर फॉर्म भी बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी हम लोग को, है ना, कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या रिमूव करता है, ओके। सो देखो उसको एक बार, मतलब ये बहुत छोटे लग रहे हैं देखने में, बहुत बड़ा होता है ना, पता नहीं यू नो क्या बोलते हैं इसको, मिलियंस ऑफ टन ऑफ वाटर को ये क्या करते हैं इनके ड्यूरेशन में, लाइक अगर रेजिन का बात करें लाइफ का, तो 10 to 15 ईयर उसका होता है, अगर उसका ऑपरेशन स्मूथ चल रहा है ना, अगर आपका जो ऑपरेशन है प्लांट का वो स्मूथ चल रहा है, तो 10 to 15 ईयर्स रेजिन का लाइफ रहता है। तो उस ड्यूरेशन में ये कम से कम लगाओ आप मिलियंस ऑफ टन वाटर को DM वाटर बनाते हैं, मतलब अल्ट्रा प्योर वाटर बनाते हैं, ओके। नाउ हम बात कर रहे थे MB की गाइस, MB को बोलते हैं मिक्स्ड बेड, क्या बोलते हैं गाइस, मिक्स्ड बेड, ओके। मिक्स्ड बेड में क्या होता है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होता है ना। MB में क्या क्या होता है गाइस आपका, MB में आपका होता है SAC का रेजिन होता है, SAC का रेजिन प्लस SBA का रेजिन, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। रीजन क्या है गाइस, रीजन ये है, लेट्स सपोज कुछ कैटायन को ये रिमूव नहीं कर पाया है ना, और ये कुछ एनायन को रिमूव नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बोला 100% तो रिमूव नहीं करेगा, तो बच जाएगा कैटायन एनायन, उसको ये रिमूव कर देगा, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मान लो 5 मोल ऑफ सोडियम बच गया, तो उसको ये रिमूव कर देगा, क्योंकि इसके अंदर कैटायन है, कैटायन का रेजिन है। अगर एनायन बच गया तो ये एनायन को भी रिमूव कर देगा, ओके। सो मिक्स बेड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रेजिन का। मिक्स बेड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ SAC रेजिन, ये वाला रेजिन और इसका रेजिन, ओके। सो MB मिलता है। नाउ इसके बाद जो वाटर आता है गाइस, दैट्स कॉल्ड DM वाटर, उसको हम बोलते हैं DM वाटर। ये गाइस होता है आपका अल्ट्रा प्योर फॉर्म, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा प्योर वाटर, ओके। तो ये देख रहे हो पीटी प्लांट, जो हमने एक रो वाटर लेके आए थे कि रिवर से, उसको हम पहले पीटी प्लांट में लेके गए, उसका प्री ट्रीटमेंट किया, लाइक उसमें हमने क्लोरीन को डोज किया, एलम को डोज किया, उसके बाद यहाँ पर ये पूरे प्रोसेस के थ्रू गया, पहले कैटायन रिमूव हुआ, फिर CO2 रिमूव हुआ, फिर एनायंस हुए, फिर सिलिका हुआ, उसके बाद जो स्लिप कर गए यहाँ से उनको रिमूव किया। सो अल्टीमेटली जो वाटर मिला है मेरे को, क्या मिला, DM वाटर। पैरामीटर क्या होंगे DM वाटर के, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामीटर्स क्या होंगे DM वाटर के, पैरामीटर्स ऑफ DM वाटर, ओके। तो क्या होगा उसका, सबसे पहले गाइस pH उसका होगा 6.8 to 7.2, क्योंकि भाई आयंस तो रहे नहीं ना उसके अंदर, है ना, तो pH तो डेफिनेटली H+ और OH नेगेटिव पे डिपेंड करता है, तो इक्वल अमाउंट में हो कहीं ना कहीं, तो इसलिए pH क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रेंज में रहता है, ओके। नाउ दूसरा कंडक्टिविटी देखो गाइस कितना होता है, कंडक्टिविटी ये होता है आपका लेस देन 0.1 माइक्रोसीमन पर सेंटीमीटर। देख रहे हो कंडक्टिविटी आएगी कहाँ से, आयन से नहीं है ना, कंडक्टिविटी तो आयंस कैरी करते हैं ना। सो कितना अल्ट्रा प्योर है, कोई आयन नहीं है, तो कंडक्टिविटी 0.1 से कम है, ओके। TDS रहता है 0। TDS मतलब टोटल डिजोल्व सॉलिड, क्या होता है, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स सारे रिमूव हो गए, सॉल्ट जितने भी थे, जितने भी सॉलिड डिजोल्व थे सारे रिमूव हो गए, ओके। उसके बाद रहता है आपका ये pH हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, TDS हो गया है, और क्या बच गया, सिलिका, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिका,
ये होता है आपका लेस देन 20 ppb। ओके 20 ppb बहुत ही बहुत ही माइनर अमाउंट। ओके सो देख रहे हो कि जो हमारा वाटर रहता है, वाटर उसके अंदर कितना हाई सिलिका रहता है, यू कैन नॉट इमेजिन, बहुत ज़्यादा सिलिका रहता है, पूरी मिट्टी रहती है, और कहाँ पर 20 ppb ले आए उसको। सो बहुत ही इफेक्टिव वर्क रहता है इसका। ओके तो 20 ppb। तो ये सारे क्या पैरामीटर हैं आपके डीएम वाटर के, जो डीएम वाटर बना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्योर वाटर चाहिए ना भाई ऑपरेशन के लिए, स्टीम में टरबाइन को रोटेट करने के लिए जो स्टीम चाहिए वो हमें एक्सट्रीमली प्योर चाहिए। वो एक्सट्रीमली प्योर तभी बनेगी जब हमारा वाटर एक्सट्रीमली प्योर होगा। तो उस वाटर को प्योर बनाने के लिए हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस किए हैं, जिसके बाद हमको अल्टीमेटली डीएम वाटर मिला है। ये उसके पैरामीटर्स हैं। ओके सो आई होप ये समझ में आया। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। एक दो बातें और बता देता हूँ इसके बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे गाइस कि जैसे ये तो हमारा था वाटर का प्लांट है ना। ऐसे ऐसे एक मेन प्लांट रहता है जिसमें टरबाइन, जनरेटर, ये सब रहते हैं ना, उसको मेन प्लांट बोलते हैं। और जहां पर आपका ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है इसको हम ऑफ साइट बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं गाइस? ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? ऑफ साइट। ये सारा ऑफ साइट में आता है। ओके तो ये देखो ये 24/7 चलता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो 24/7 होती है। ओके सो इसलिए क्या है, ये प्लांट चलता रहता है ना। अब देखो इसको नोट डाउन करो, आप एक अच्छी बात बताता हूँ। ओके सो यहाँ पर डीएम वाटर मिलने के बाद ये हमारा जाता है मेन प्लांट में। मेन प्लांट मतलब जहाँ पर बॉयलर है, जहाँ पर टरबाइन है, जहाँ पर जनरेटर है, वहीं पर तो स्टीम बनेगा। ओके सो ये प्रोसेस होता है। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। सो इसको रब कर देता हूँ अभी। तो डीएम वाटर के पैरामीटर्स पता होना चाहिए, कोई मतलब ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। लाइक सिलिका लेस देन 20 ppb होना चाहिए। ओके कंडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया कितना होना चाहिए, लेस देन 0.1 माइक्रोसीमेन पर सेंटीमीटर। ओके पीएच आपका हो गया 6.8 to 7.2 हो गया है ना। टर्बिडिटी 0 ही रहती है जनरली आउटलेट में है ना। और क्या बच गया आपका कंडक्टिविटी होगा, टर्बिडिटी होगा, TDS 0 रह जाएगा है ना। अच्छा अब एक बात समझो मेरी, खाली इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ पर्टिकुलर है ना। देखो एक स्टेज गाइज ऐसा आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है? लेट सपोज इनिशियली ये किस फॉर्म में था, मैंने आपको बताया था ये इस फॉर्म में था। ओके लाइक वाटर के अंदर सोडियम था तो उसने इसको रिमूव कर दिया था, तो क्या मिला था? RSO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। ओके नो ये जा रहा है, ये तो सोडियम का केस है, तो उसने कैल्शियम को भी रिमूव किया, मैग्नीशियम को भी रिमूव किया। तो एक स्टेज ऐसा आएगा गाइज कि सारे H+ जो इसके साथ अटैच थे वो रिमूव हो जाएंगे। भाई ऐसा तो है नहीं है कि अपने आप प्रोड्यूस होगा H+, ऐसा नहीं है ना, वो आगे जाता रहेगा, H+ बचेगा ही नहीं। तो इस फॉर्म में आ जाएगा रेजिन। ये लो किस फॉर्म में आ गया? RSO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। जब ये स्टेज आ जाती है इट्स कोल्ड की, जो हमारा ये बेड है, पूरा बेड बोलते हैं इसको, ये क्या होता है? एग्जॉस्ट हो जाता है ना। ये इसकी एग्जॉस्ट फॉर्म है। अब अगर वाटर के अंदर और सोडियम आ रहा है तो उसको रिमूव नहीं करेगा ये है ना। दैट सपोज कैल्शियम आ गया, चलो इसने कैल्शियम को रिमूव कर दिया, लेकिन बदले में क्या देगा? सोडियम देगा। लेकिन हमें तो चाहिए ही नहीं आयरन भाई है ना। तो इसको हमें दोबारा से फ्रेश करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा है ना। मतलब रीजनरेट करना पड़ेगा मतलब इस N+ को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेट कैसे समझोगे? मतलब कैटायन को रिमूव करना है। कैटायन हैज टू बी रिमूव्ड बाय H+। तो अब इस सोडियम को हमको दोबारा से इस फॉर्म में लेके आना है। भाई ये जो फॉर्म बन गई हमारे पास लास्ट में, हमको इस फॉर्म में लेके आना उसको दोबारा। तो उसके लिए हम इसको रीजनरेट करते हैं 4% सॉल्यूशन ऑफ HCl। किसके साथ करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे उसको? SAC इज, लिख लो इस बात को, रीजनरेटेड बाय 4% HCl। 4% HCl के साथ इसको रीजनरेट करते हैं। देखो होगा क्या, आपका कैटायन अभी इस फॉर्म में है, इसको मैं कैटायन बोल रहा हूँ। ओके तो इस फॉर्म में है ना, ये देखो ये RSO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। जब इसका HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे आप लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा? RSO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस NaCl। तो आ गया ना उसी फॉर्म में है ना, जिस फॉर्म में हमको चाहिए था।
ओके। सो इसीलिए क्या करें, इसको रीजनरेट करते हैं 4% HCl के साथ। तो बात समझ में आया। नाउ ये इसका जो कैपेसिटी रहता है वो अप्रोक्सीमेटली लगाओ आप कि 3000 मीटर क्यूब रहता है ना। इतना वाटर प्रोड्यूस करने के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इसको रीजनरेट करना पड़ता है 4% सॉल्यूशन ऑफ HCl। ओके, इसका स्पेसिफिक डेंसिटी जो रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहता है वो कितना रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 4% HCl का बात कर रहा हूं मैं, 4% HCl का वो रहता है 1.02। ओके, 1.02 के आसपास रहता है। सो आई होप ये समझ में आया। अब एनाइन का केस देखो, एनाइन में क्या होगा, सो शैल मी रब दिस आउट। ओके, हो गया। सो इसको रब कर देते हैं। अब बात करते हैं भाई एनाइन की, क्योंकि ऐसा केस इसमें भी आएगा ना, एनाइन इन दोनों में भी आएगा, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब देखो भाई, अब इस पे आते हैं ना, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, एक ही बात है। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ ना। देखो SBA में क्या था आपका, एनायन था, किस फॉर्म में था, RNH4 प्लस OH नेगेटिव। ओके, तो इस वाटर में क्लोराइड आया, इसने क्लोराइड को रिमूव कर दिया, तो क्या बनेगा, RNH4 प्लस Cl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। ये प्रोसेस हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। एक स्टेज क्या आ जाएगा गाइस, आपका जो ये फॉर्म थी इनिशियली, वो फाइनल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, है ना। अब और क्लोराइड आ रहा है तो उसको तो रिमूव करेगा नहीं ये, है ना, जस्ट लाइक द कैटायन। तो इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा, रीजनरेट। ओके, और इसको रीजनरेट करते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 4% सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, समझे। देखो कैसे होगा रिएक्शन देखो, RNH4 प्लस Cl नेगेटिव, इट्स रिएक्ट विद 4% सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो क्या देगा आपको, है ना, फाइनली वही फॉर्म देगा आपको, RNH4 प्लस OH नेगेटिव प्लस NaCl। तो आगे दोबारा से उसी फॉर्म में, रीजनरेटेड फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया। ओके, तो 4% NaOH के साथ कैटायन को इसको एनायन को रीजनरेट करते हैं, और कैटायन को हम रीजनरेट करते हैं 4% सॉल्यूशन ऑफ HCl के साथ, है ना। इसका जो ग्रेविटी रहता है वो रहता है अप्रोक्सीमेटली 1.04 के आसपास रहता है ना। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो प्लांट में HCl और NaOH रहता है, अमाउंट क्या रहता है इसका ना, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के। ओके, HCl का है मान लो ये, उसके अंदर गाइस रहता है आपका 35 मीट्रिक टन HCl। नाउ यू कैन इमेजिन कितना बल्क अमाउंट है, बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ओके, इन द सेम वे आपके पास अल्कली रहता है ना। ये तो एक टैंक बता रहा हूँ, 3-3, 4-4 टैंक रहते हैं, लाइक 40 मीट्रिक टन आपका NaOH रहता है ना। अभी तक हम कितना देखते हैं लैब के अंदर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, इतना ही देखते हैं ना। एंड यू जस्ट इमेजिन 35 मीट्रिक टन HCl, 40 मीट्रिक टन NaOH, तो कितना बल्क अमाउंट है। ओके, सो विद दिस, ये वाला जो वाटर वाला, आई होप इसको नोट डाउन करना है, कर लो, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, 1 2 3। ओके, सो इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं गाइस लेक्चर को, है ना। देखो क्या है ना, दूसरा जो पार्ट है उसमें हम कोल का डिस्कस करेंगे, और बेसिकली ऑयल और जो वाटर जो हमने एक मेन प्लांट में जाएगा, यूनिट में बार इसलिए बोल रहा हूँ, यूनिट से आप समझो कि जो प्लांट है जहाँ पर जनरेटर, टरबाइन, ये सब बॉयलर रखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, मेन यूनिट बोलते हैं। ओके, तो जब वाटर मेन यूनिट में जाएगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। ओके, लाइक टेम्परेचर चेंज होता है, वहाँ पर प्रेशर चेंज होता है ना, रिसर्कुलेट होता है बार बार, तो उसकी क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे उस पर, टेस्टिंग क्या क्या है। अब एक और बात समझो जाने से पहले, देखो जो मैंने आपको बोला था DM वाटर जो जाएगा यहाँ से, उसका गाइस pH रहता है 6.8 से 7.2। तो 6.8 जो गाइस pH है वो एसिडिक pH, आपको पता है ये एसिडिक रेंज है ना। अभी एसिडिक रेंज है, तो मेरे को ये बताओ, जब ये ट्यूब्स में फ्लो करेगा तो कोरोजन होगा, क्योंकि भाई एसिड को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, कोरोजन को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, एसिडिक कंडीशन है, तो हमें इस वाटर का pH इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। इस pH को हम लेके जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 9.2 to 9.6 बॉयलर के अंदर। बताऊंगा बॉयलर में कैसे क्या डोज करते हैं, और फीड वाटर में 9.2 के आसपास रखते हैं, अमोनिया डोज करते हैं, TSP ट्राइसोडियम फॉस्फेट डोज करते हैं, या फिर NaOH डोज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट डिजाइन, ये सब पे डिपेंड करता है। ओके, सो वो जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये समझ में आया अभी तक ना। अभी तक आपको
वाटर का तो एटलीस्ट आइडिया हो गया ब्रीफ में। डिटेल में अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अगर आप मेरे चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ तो डेफिनेटली मैं पढ़ा सकता हूँ, बट ऑल डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्स। अगर अगर नीड पड़ता है आपको, जरूरत पड़ता है, सो डेफिनेटली हम उस पर भी लेक्चर बनाएंगे। ओके सो तो वाटर का आई होप समझ में आया। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।